जैसे कि अपने चर्चा कर रहे थे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं दी गई और उन परिभाषाओं का अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा उनका आधार है वो अलग अलग दिया गया। जिस प्रकार हमने धन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, कल्याण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, आवश्यकता व हीनता से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, विकास से संबंधित परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। अब उन परिभाषाओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करने का कार्य अपने करेंगे भी किस अर्थशास्त्री के द्वारा किस रूप में इन परिभाषाओं को रखा गया, इन परिभाषाओं के अंतर्गत उनके कौन कौन से शब्द थे, उन शब्दों का अर्थ क्या है, उनके बारे में अपने विस्तृत चर्चा अपने आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो धन से संबंधित परिभाषा थी। धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत केवल धन को ही सर्वोपरि माना गया है, यानी मनुष्य को इसमें गौण स्थान प्रदान करने का कार्य किया गया। जैसे भी मैंने पहले आप लोगों को बताया कि व्यक्ति विशेष का महत्व धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत नगण्य है, उनका किसी प्रकार का कोई स्थान प्रदान नहीं है, केवल धन को ही एक अर्थव्यवस्था का आधार माना गया है। यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र की अपने बात करें तो अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित ही विज्ञान है, धन के अलावा किसी चीज़ का इसके अंतर्गत कोई समावेश नहीं है। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर अपने बात करें तो सबसे पहले थी हमने धन से संबंधित परिभाषा। तो धन से संबंधित परिभाषाओं के संदर्भ में सबसे पहले बात करूं तो प्रोफेसर एडम स्मिथ जो एक आधुनिक अर्थशास्त्री भी हैं, उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। एडम स्मिथ द्वारा इसके अंतर्गत जो परिभाषा जो दी गई है, उस परिभाषा का जो आधार दिया गया है, उस आधार का स्वरूप या उस पुस्तक का जो नाम है, उस पुस्तक का नाम है इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। इस पुस्तक के अंतर्गत उनके द्वारा धन से संबंधित जो परिभाषा उसको रखा गया है। उन्हें परिभाषा के अंतर्गत क्या रखा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप, यानी अर्थशास्त्र जो है वो किसी देश के अंतर्गत वहाँ के धन का जो स्वरूप है या धन प्राप्त करने के जो माध्यम है, उन माध्यमों तथा कारणों की खोज से संबंधित है। कारणों की खोज से संबंधित का मतलब क्या है आप लोगों के भी, कहाँ से इस धन की प्राप्ति हो रही है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ से ये धन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन से संबंधित परिभाषाओं का आधार ही धन है। तो धन को प्रधानता प्रदान करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है कि किसी राष्ट्र के अंतर्गत जो धन प्राप्त हो रहा है या धन जो मिल रहा है, वो धन कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, उनके कारणों की खोज इसके अंतर्गत की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य अर्थशास्त्री द्वारा जो धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित है, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उस अर्थशास्त्री के अंतर्गत जेबी से एक अर्थशास्त्री हैं, उन जेबी से अर्थशास्त्री के द्वारा जो आप लोगों की धन की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं ने अपनी परिभाषा को किस तरीके से व्यक्त किया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करे। धन की विवेचना करने का मतलब होता है उसकी व्याख्या करे, किन स्वरूपों के अंतर्गत कितने प्रकारों के रूप में हमें धन प्राप्त होता है। यानी विस्तृत व्याख्या, विस्तृत चर्चा अगर अपने किसी चीज़ की इसके अंतर्गत करेंगे तो उसका आधार आप लोगों के क्या रहेगा, धन रहेगा। और उस धन का जो विस्तृत अध्ययन है, उसकी विस्तृत जो व्याख्या है, वो किसके अंतर्गत की जाती है, आप लोगों के अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। किसके अनुसार है, जेबी से। और कौन सी परिभाषाओं के अंतर्गत है, धन से संबंधित जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन धन से संबंधित परिभाषाओं को आधार मानते हुए जेबी से ने ये कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो आप लोगों के धन की क्या करता है, विवेचना करने का कार्य करता है। इसी कड़ी के अंतर्गत अपने भारत के जो अर्थशास्त्री हुए हैं, कौटिल्य, चाणक्य, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर प्राचीन या राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक की अगर अपने बात करें तो वो कौन है आप लोगों के, चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य एक कुशल राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, क्योंकि प्राचीन समय के अंतर्गत किसी भी प्रकार के जो कार्य थे वो राजा महाराजाओं द्वारा राजनीतिक तौर पे किए जाते थे। यानी एक प्रजा के प्रति एक राजा का जो कर्तव्य है, जिस प्रकार धन की उपलब्धता करवाना है, लोगों से संबंधित उनके कार्य हैं, रोजगार की सुविधाएं, उनके भोजन से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट करने का जो काम किया जाता था,
उस कारण उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। और राजनीतिक अर्थशास्त्र के जो पितामह हैं वो पितामह अपने किसको बोला जाता है? चाणक्य या कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य केवल एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे जो अपने राज्य विशेष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जिस प्रकार प्राचीन समय के अंतर्गत आपने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा सुना होगा कि लगान लिया जाता था, वो लगान राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था। अब वो लगान राज्य की जनता के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता था और उस धन का उपयोग राज्य के कल्याण से संबंधित कार्यों के अंतर्गत किया जाता था। ये व्यक्ति विशेष और धन के बीच के कड़ी के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। ये आप लोगों के हमारे लिए जो व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण जो धन है, उस धन के आधार पर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। तो वर्तमान स्थिति के अंतर्गत आधुनिक अर्थशास्त्री आप लोगों के एडम स्मिथ हैं, जबकि राजनीतिक अर्थशास्त्री की अपने बात करें तो कौटिल्य। तो कौटिल्य ने धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत धन का जो अर्थ लिखा है वो क्या लिखा है? ऐश्वर्य, आनंद की जड़ क्या है? धन है। जिस प्रकार किसी प्रकार के भवन का आधार उसकी क्या होती है? नींव होती है। उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत जो आनंद उसके द्वारा लिए जाते हैं, जो ऐश्वर्य उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो सुख सुविधा उसके द्वारा प्राप्त की जाती है, अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाता है, वो इच्छाएं आवश्यकताएं जो ऐश्वर्य आनंद एक व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंतर्गत प्राप्त करना चाहता है, उनका आधार ही क्या है? धन है। अपने आधुनिक समय के अंतर्गत इस चीज़ को अपने आसानी से देखने को मिलता है कि जिस प्रकार व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हुए धन की प्राप्ति के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर उसको क्या करता है? खर्च करता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा भवन का किराया, मान लीजिए व्यक्ति विशेष द्वारा जो किराए का भुगतान किया जा रहा है, वो किराए के भुगतान के पीछे का कारण है उस भवन के अंतर्गत उसे आश्रय की प्राप्ति या मौसमी संबंधी समस्याओं से निजात, किसी प्रकार के बाहरी समस्याओं से निजात, इसी प्रकार व्यक्ति विशेष की विभिन्न आवश्यकताएं। जिस प्रकार आप लोगों के वर्तमान के अंतर्गत भौतिकतावादी युग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जिस प्रकार गर्मी के मौसम के अंतर्गत अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें जो एक व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वो आप लोगों का आधार जो बनता है वो क्या बनता है? धन बनता है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि धन जो है वही किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का आधार रहता है। अगर मनुष्य जीवन के अंतर्गत धन का अभाव पाया जाएगा तो उस परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति विशेष उन सभी सुविधाओं से वंचित रहेगा जिन सुविधाओं को वो धन के माध्यम से खरीद सकता है। जिस प्रकार समाज में दो वर्ग हमें देखने को मिलता है, एक ऊपरी वर्ग और एक निचला वर्ग। अब ऊपर वाले वर्ग के अंतर्गत तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहती, भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण होता है, आनंदमय होता है, ऐश्वर्यपूर्ण होता है। लेकिन वही बात करें गरीब व्यक्ति विशेष की, तो गरीब के जीवन के अंतर्गत न तो किसी प्रकार का ऐश्वर्य है, न आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है। तो उन पूर्ति का पूर्ण न होने का कारण है धन का अभाव। तो धन जो है वो कौटिल्य के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में आप लोगों के ऐश्वर्य और आनंद का आधार बनता है। ये तो थी आप लोगों के धन से संबंधित परिभाषाएं जिनके अंतर्गत विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा धन के महत्व को प्रस्तुत किया गया। लेकिन उन परिभाषाओं की कुछ आलोचनाएं भी हुई। उन आलोचनाओं का आधार क्या रहा, उन आधारों की अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहला आधार है धन को महत्व मानव की उपेक्षा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, मनुष्य धन के लिए नहीं है, धन किसके लिए है? मनुष्य के लिए। अगर मनुष्य ही नहीं होगा तो उसकी धन की उपलब्धता अनुपलब्धता किसी भी प्रकार से किसी तरीके से मान्य नहीं होगी। यानी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब तक किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक उसका इस प्रकृति के अंतर्गत उपलब्ध होना कोई मायने नहीं रखता। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत इन अर्थशास्त्रियों द्वारा केवल धन को ही प्रधानता प्रदान की गई, मनुष्य को किसी प्रकार का कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया, जबकि मानव की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से ही धन की प्राप्ति होती है। ये चीज़ें इनके अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई। इस कारण इसकी आलोचना हुई कि मनुष्य जो इसका मुख्य आधार है आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से, अगर उसी को अपने इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी बात है
आर्थिक मनुष्य की कल्पना। आर्थिक मनुष्य की कल्पना का मतलब होता है जिस प्रकार एक समाज के अंतर्गत सामाजिक आपसी मेल मिलाप जो पाया जाता है वो नहीं मिलेगा। किसके अंतर्गत? धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत। जिस प्रकार अपने सामान्य जीवन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों के बारे में अपने जीवन के अंतर्गत देखते हैं, कई बार ये बोलने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि ये मतलबी का मतलब क्या है? ये पैसे कमाने लग गया, अब इसको दुनिया से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, यानी सामाजिक तौर पे उसका किसी प्रकार के साथ किसी से संबंध नहीं है। उस संबंध का जो हनन हुआ है वो इन परिभाषाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसके कारण इसकी क्या की गई है? आलोचना की गई है। क्योंकि धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत व्यक्ति विशेष केवल एक आर्थिक व्यक्ति हो सकता है, सामाजिक तौर पे उसे किसी भी प्रकार की क्रियाओं में उसका कोई योगदान नहीं हो पाता। तो इस प्रकार इसकी आलोचना की गई किस रूप में? भी आर्थिक मनुष्य की कल्पना जो इन परिभाषाओं के अंतर्गत की गई है वो पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के अंतर्गत सामाजिक तौर पर भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत उनका योगदान रहता है। केवल एक धन कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता, अपने समाज से जुड़ा रहना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, अन्य व्यक्ति से लगाव रखना, ये सारी चीज़ें मनुष्य जीवन के अंतर्गत रहती हैं। तो केवल एक धन जो है वो उसका आधार नहीं बन सकता। तीसरा है धन का संकुचित अर्थ। धन का संकुचित अर्थ का मतलब है कि धन की जो परिभाषा जो इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफ़ी सीमित कर दिया गया, क्योंकि धन के माध्यम से केवल कुछ ही चीज़ों को खरीदा जा सकता है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम धन की धन उपलब्ध करवा सकते हैं, धन के माध्यम से किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन जो उससे प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है वो संतुष्टि धन के माध्यम से संभव नहीं है। धन केवल एक आधार बनता है, धन केवल एक माध्यम बनता है किसी वस्तु विशेष के उपयोग के पीछे का, लेकिन वास्तविकता के अंतर्गत धन किसी चीज़ की संतुष्टि प्रदान नहीं करता। धन केवल एक माध्यम के रूप में किसी वस्तु विशेष या किसी सेवाओं के उपयोग में किए जाने वाला एक खर्च है, एक माध्यम है, और एक माध्यम के तौर पे एक धन का जो अर्थ इन परिभाषाओं के अंतर्गत रखा गया, अर्थशास्त्र की परिभाषा जो धन से संबंधित हैं उनका अर्थ काफ़ी संकुचित है, यानी एक निश्चित क्राइटेरिया उसके अंतर्गत दिया गया। अंतिम रूप से बात करेंगे अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य संकुचित हो गया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य संकुचित होने का मतलब क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत केवल धन कमाने का सोचता है, अपने आय को बढ़ाने का सोचता है। अब धन कमाने की इच्छा, अपने आय को बढ़ाने की लालसा व्यक्ति विशेष का जो जीवन है वो काफ़ी संकुचित कर दे। जिस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति विशेष सुबह 10 बजे ऑफिस गया, 5 बजे घर पे आ गया, उसके बाद उसका किसी सामाजिक तौर पे किसी प्रकार से किसी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वो काफ़ी संकुचित हो गया। संकुचित होने का कारण केवल धन कमाने की लालसा, केवल धन कमाने का एक लालसा व्यक्ति विशेष को अपने सामाजिक तौर से जुड़ाव को क्या करती है? कम करती है। तो इन परिभाषाओं के अंतर्गत ये मुख्य रूप से देखा गया कि इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों की कमी के कारण इनकी क्या की गई? आलोचना। आलोचना का आधार केवल धन का महत्व है, आर्थिक मनुष्य की इसमें कल्पना की गई है, धन का संकुचित अर्थ दिया गया है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? संकुचित हो गया। नेक्स्ट जो परिभाषा आप लोगों के इसके अंतर्गत दी गई है वो भौतिक कल्याण से संबंधित जो परिभाषाएं उनके अंतर्गत दी गई है। अब अपने आगे चर्चा करेंगे भौतिक कल्याण की परिभाषाओं के बारे में।